हमारी बहन ने नज़ले का जिक्र किया। आगा भाई वो कहती हैं कि पीले रंग का नज़ला है और रात दिन मेरे मुंह में आता रहता है और वो गले में भी गिरता है और कड़वा होता है। और उन्होंने जो टेस्ट कराए हैं मुझे ऐसा लगा कि वो टेस्ट विटामिन डी का कहा कि डॉक्टर ने कहा वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहा। तो क्या ये इन्फेक्शन है या आपको लगता है ये को जो दायमी नज़ले होते हैं ये उनमें से कोई चीज़ है? जरूर इन्फेक्शन है। और उस बच्ची ने जिक्र किया कि मेरे सर में भी दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो नज़ला है जुकाम है ये खुदा के लश्करों में से एक लश्कर है। यानी कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी ताकि वो निकलता रहे। हाँ निकलता रहे। नाक के सुराख भी नीचे की जानिब इसीलिए रखे हैं कि ये जो फुजलात हैं दिमाग के जब इसमें पैदा हो जाएं तो अल्लाह नाक के जरिए जुकाम और नज़ले के जरिए से इसको बाहर फेंकवा दे। बहुत अच्छा। अब मसला ये है कि लोग इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और हमेशा याद रखें हर तकलीफ के बाद ही तो राहत है, हर खिज़ा के बाद ही तो मौसम में बहार है। तो कोशिश की जाए कि इस नज़ले जुकाम को जब अल्लाह बहाना चाहता है तो इसको आप बहने दीजिए, इसको ना रोकिए। रोकने का मतलब है जिस्म में कोई सी भी बड़ी बीमारी आपके नमूदार हो जाएगी कुछ महीनों के बाद। अच्छा इसमें अगर आप चाहें कि कमी आए, थोड़ी सी कमी रहे बेहतर है, लेकिन तकलीफ की शिद्दत जो है इसमें कमी आ जाए तो उसके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि आप एक गिलास पानी का उबालने रख दें चाय के लिए, उसमें चाय की पत्ती थोड़ी सी डाल दें, फिर इतना बड़ा देसी अदरक का पीस चॉप करके डाल दें, फिर उसमें 3 के करीब लौंग हल्की सी चॉप करके डाल दें, अदरक डाला लौंग डाला, ठीक। हाँ फिर उसमें दालचीनी सेलोन वाली इतना बड़ा टुकड़ा वो भी चॉप करके डाल दें, फिर उसमें 2 इलायची वो भी चॉप करके इसको पकने दें। आप इसको पकने अब चाय की पत्ती भी पक रही है, ये 4 चीजें भी पक रही हैं, फिर इसमें आप जायके के लिए दूध भी डाल दें। दूध भी डाल दिया और उसके बाद ये चाय की खुशबू परेशान कर देगी। आगा भाई आपने तो मुहर्रम की मजलिस याद करा दी। फिर ये जब चाय पक गई इसको आपने बंद किया और इसको उतार दिया, फिर इसमें एक शहद खालिस का चम्मच मिलाया और उसके बाद इसको पी जाए। आप मेरी बात पे यकीन करें बिलाल भाई, ये बच्ची आपको फोन करके बोलेगी कि साहब तकलीफ की शिद्दत में 50% पहले कब से आराम है, पहला कब किया तो आराम आ गया। दूसरा भी हल बता सकता हूँ लेकिन ये बच्ची उलझ जाएगी 2 चीजों में। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बात कर दी। वो जो आपने, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि बकरी का दूध 1 गिलास लेके उसमें गाय का घी आपने डालना है उन बच्चियों ने जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये जो गिलास है, अब इसमें नखरा नहीं करना कि घी की स्मेल है या फलाने की बात है, आपने इसको 40 दिन कम अज़ कम, ये वरना आप इसको लंबा कंटिन्यू 3-4 महीने तक भी कर सकते हो। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए इससे अच्छा नुस्खा मैंने आज तक सुना नहीं है हिकमत की ज़ुबान में जो आगा भाई ने आज बताया। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर कुरातुलैन बेटा। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए पुत्र। जी हुक्म नहीं, दरख्वास्त है कि मेरा बेटा है 7-8 साल का, तो उनको एलर्जिक, ये सर्दियाँ शुरू होती हैं, डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, इतनी शदीद खांसी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं ये एलर्जिक कफ है और ये पूरी रात सो नहीं पाते, तकलीफ से खा नहीं पाते। मैं बहुत परेशान हूँ, आप कोई इसका हल बताएं। बच्चे का नाम क्या रखा हुआ है कुरतुलैन? बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है इनका। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद का क्या नाम है? आमिर सुहेल नाम है। आमिर सुहेल है, ठीक हो गया। आपको पता है कि इस उम्र के अंदर अगर एलर्जी हो तो वो जेनेटिकल भी हो सकती है? जी थोड़ा बहुत आइडिया तो है लेकिन कोई रिलीफ, कोई ऐसा कि बच्चे को तकलीफ ना हो, कुछ इस तरह का। इंशाल्लाह बच्चे को आप देते हो, स्टीम वगैरह देती हैं? जी स्टीम देते हैं, नेबुलाइजर भी अब ले लिया था इसके लिए क्योंकि ये बहुत तकलीफ में बच्चा होता है। अच्छा इसकी एक अच्छी खबर ये भी है कुरतुलैन के इस बच्चे को, जब छोटे बच्चों को जब एलर्जी हो ना तो जो ही अपनी टीन्स में और 20s में जाते हैं तो एलर्जी जो है वो धीमी पड़ जाती है। ये अच्छी खबर ये है। लेकिन हकीम साहब से बात करते हैं। हकीम साहब, छोटी उम्र का बच्चा और वो एलर्जी उसको जब होती है तो वो खांसता रहता है रात भर को, ये नहीं मैंने पूछा कुरतुलैन से कि ये सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है या सारा साल होता है? देखिए ये मेरी बहन जो इस बच्चे की माँ है ये बहुत परेशान है। जी बेशक। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता, वो इससे ज्यादा परेशान है इस बच्चे के लिए। अब मैं साबित कर सकता हूँ। दलील
दलील दे के साबित कर सकता हूँ। हाँ। मेरे पाक रसूल ने फरमाया कि खांसी से कराहियत मत करना। हाँ। या रसूलुल्लाह, आपने क्या फरमा दिया? खांसी से कराहियत मत करना, इसके फायदे बहुत हैं। हाँ। अच्छा, क्या फायदे हैं? यानी कि अगर जिस्म में आपकी बीमारियां पैदा होने जा रही हैं तो अल्लाह खांसी भेज देता है। अब ये जो खांसी है ये करती क्या है? जैसे ही इंसान खांसता है तो जिस्म में जितना भी 5, 6, 3 लीटर जितना भी खून है उनमें सब में वाइब्रेशन पैदा होती है। जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो खून में जो क्लॉटिंग आ रही होती है अल्लाह उसको खत्म करता है जल्दी। खैर हो, वाह वाह वाह, बड़ा नया कॉन्सेप्ट दिया आपने। अच्छा, मेरा बंदा महफूज रहे, मेरा बच्चा महफूज रहे, है ना। ये जो माँ परेशान है, अल्लाह इससे ज्यादा परेशान है कि ये मैं अपने बंदे को बचाऊं। वो बंदे को बचाना चाहता, वो खांसी भेज रहा है कि खांस ताकि तू महफूज रहे। अच्छा, अब इस खांसी को जब आप रोक लेंगे, बज़ाहिर आप समझ रहे हैं नुक्स है, नुक्स नहीं है, ये फायदा है। बज़ाहिर लोग समझते हैं बुखार हो गया, हाय 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 बुखार हो गया, जल्दी से बुखार को रोक लो। आप पानी को बॉईल क्यों करते हैं? पानी को बॉईल इसलिए करते हैं इसमें जो जरासीम है बॉईल करने से खत्म हो जाए तो आप पानी पिएंगे, सेहतमंद रहेंगे। इसी तरह जब आपके खाने में आपकी हवा के जरिए, ग़िज़ा के जरिए आपके जिस्म में बैक्टीरिया जाता है, जरासीम जाता है, तो अल्लाह आपके खून को भी बॉईल करता है बुखार के जरिए, ताकि मेरे बंदे की बॉडी से खून में जरासीम बंद खत्म हो जाए और मेरा बंदा महफूज रहे। अब बंदा क्या गलती करता है कि बुखार को रोक लेता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी आल ने नकल की अपने जद रसूल खुदा से कि बुखार के बहुत फायदे हैं। 3 रातें बुखार को बर्दाश्त करने का क्या फायदा है। अच्छा। और ये बेनिफिट्स रखे इसलिए हैं कि बंदा इसको ना रोके, इसको बर्दाश्त कर ले। 1 रात का बुखार 1 साल के गुनाह माफ। 2 रातों का बुखार बर्दाश्त करना 2 साल के गुनाह माफ। या रसूलुल्लाह, इतने बेनिफिट्स, एकदम बेनिफिट्स को कई गुना डबल ट्रिपल कर दिया। 3 रातों का अगर बुखार बर्दाश्त कर लिया, 70 साल की इबादतों का सवाब। क्या बात। अब आप यकीन करें, अल्लाह ने ये बुखार फायदों के लिए दिया और हम बंदे क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसको रोकते हैं। उस्मा है हमारे साथ, में कॉलर ले लूं आगा भाई, फिर बात करते हैं। जी उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। बिलाल भाई, मैंने अपने बारे में पूछना है। मैं थोड़ी सी दूसरा महीना परेशान हुई हूँ। मेरी एज 48 है। अच्छा। और मेरा वेट जो है तकरीबन इस टाइम 76 हो गया है। अच्छा। और हाइट मेरी 5'4" है। तो मुझे तो नहीं पता था, डॉक्टर के पास गई हूँ, मीनोपॉज स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन 1 महीने ही सिर्फ मुझे वो नहीं आए थे पीरियड्स, उसके बाद से 2 महीने आए हैं, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मैंने खाना पीना भी बिल्कुल कम किया हुआ है। तो मेरा ये है कि जिगर भी प्रोटीन है, टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो अभी मैं बहुत वॉक। जिगर में प्रोटीन है या फैट है, लिवर? बस वो डॉक्टर ने मुझे कहा आपके तो लीवर पे प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, मुझे ये उन्होंने बताया है। और ब्लड में भी थोड़ा इन्फेक्शन आया था साथ। तकरीबन 5-6 महीने कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, वो मैंने कंट्रोल किया है मेडिसिन से भी, कुछ घरेलू टोटके भी और वॉकशॉप करके उसको कंट्रोल किया हूँ मैंने। लेकिन अब मेरा वेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरे घुटनों पे बहुत शदीद दर्द है, मुझसे जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। यानी एक तो अब उठने बैठने से दर्द होता है ना, रात को सोते हुए वो दर्द करते रहते हैं। तो वेट ज्यादा है शायद उस वजह से। तो मैं कहती हूँ इसका कुछ हल मुझे बता दें कि मेरा वेट भी कम हो जाए और घुटनों की दर्द भी कम हो जाए। अच्छा, अगली जो चीज़ आनी है ना उस्मा, मीनोपॉज के बाद जो आती है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस आते हैं ना, वो होता है मूड स्विंग। जी जी बिल्कुल। तो मूड स्विंग के लिए भी तुमने तैयार रहना है कि मूड स्विंग्स भी आएंगे? वो अभी से ही है, मुझसे बस बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, किसी की बात बहुत बुरी लगती है मुझे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह नहीं तुमने ट्राई की? बिल्कुल कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं 7 बजे शाम को थोड़ा 1 चपाती लेती हूँ, जो भी सालन पकता है। ना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि दोपहर को तुमने 12-1 बजे खाना खा लेना है, उसके बाद निश्ता कुछ नहीं खाना, सिवाय ब्लैक कॉफ़ी के या पानी के। अच्छा। और अगले दिन तुमने सुबह फजर के बाद नाश्ता करना है। अच्छा, दिन को 12 बजे खाना है और अगले दिन सुबह नाश्ता करना। हाँ। अच्छा, नाश्ते और 12 बजे के दरमियान की जो विंडो है ना, ये तुम्हारे खाने की है।
अच्छा अच्छा अच्छा। बस ये रात को 7 बजे वो कहते हैं ना, हिंदू माइथोलॉजी में और हिकमत में कहते हैं कि सारी कायनात जिस्म की सो रही होती है और आपने खाना जो है वो अपने पेटू में डाला होता है, तो पेट जाग रहा होता है और कायनात सारी जिस्म की सो रही होती है, तो ये फास्टिंग नहीं है। अच्छा, मैं हकीम साहब से पूछता हूँ, आपने हकीम साहब की बात को गौर से सुना। अगर भाई मीनोपॉज है, अब वो 50 की तरफ जा रही है मेरी प्यारी बहन जो है, और वज़न भी ज़्यादा है, फैटी लिवर भी है, प्रोटीन नहीं है, फैटी लिवर है, ब्लड में इन्फेक्शन होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा इनका, लेकिन फैटी लिवर के लिए भी बता दीजिए, और ये भी फरमा दीजिए कि जब मीनोपॉज हो रहा हो ख़वातीन को और वज़न बढ़ रहा हो तो वो क्या करें? ये जो पपीता होता है, आजकल बहुत अच्छा पपीता बाजार में आया हुआ है, ये इनको चाहिए कि निहार मुँह एक इतना बड़ा सा पपीता तकरीबन आधा किलो का हो कम से कम, वो काट के खा जाएं। फिर दोपहर के खाने के बाद एक आधा किलो के करीब और पपीता खाएं। और ये जो ब्राउन राइस का आटा होता है, ब्राउन राइस का आटा, उसकी रोटी बनाएं और उसकी रोटी अपने इस्तेमाल में रखें। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मशवरा आपने दिया है, ये 100% दुरुस्त मशवरा आपने दिया है। अगर इसको सही से समझ के अगर फॉलो करें तो आप यकीन करें कि ये अपनी बीमारी को खुद ब खुद हैंडल कर सकते हैं और ये दूर हो सकती है। और मिजाज को अगर अच्छा रखना है, मीनोपॉज हो जाए तो मिजाज को अच्छा रखने के लिए ये जो सलाद का पत्ता होता है, सलाद के पत्ते का इस्तेमाल बढ़ा दें। गुस्से का और चिड़चिड़ेपन का बेहतरीन इलाज है, आपके मिजाज को बिल्कुल कूल डाउन रखेगा। सलाद का पत्ता, सलाद का पत्ता।